तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है ग्लोरियस। ये काफी अलग तरह की मूवी है, यहाँ पर मेटाफर वगैरह काफी ज्यादा है। तो आपको इस मूवी को समझने के लिए मेरी सारी की सारी थ्योरीज को और एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। ये काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल हॉरर आप कह सकते हो और इसको शडर ओरिजिनल पर हाल ही में रिलीज किया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रेबेका मैकेंड्री ने और हाल ही में मैंने एक हॉरर रोमांटिक फैंटेसी फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है रेड राइडिंग हुड। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, बड़ी ही गजब की मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किसी आदमी को एक अजीब सी जगह पर जहां पर उसको एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की उस आदमी से बोलती है कि उसने तो कहा था कि वो सबसे अलग है, जिसका वो आदमी कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और हम कुछ सीन्स को देखते हैं जिसके अंदर एक अजीब सा क्रीचर हमको दिखता है, जिसके साथ ही सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं वेस नाम के एक आदमी को और इसको ही हमने शुरुआत वाले सीन में देखा था। वो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है और वो एक टाउन में आकर रुकता है। वो अब कैंडी मशीन से कैंडी लेने जाता है जहाँ पर वो अटक जाती है और पास में ही बैठी हुई एक लेडी उसकी हेल्प करती है। वो लेडी वहां से जाने लगती है और एक फ्लावर को देखती है जो कि अजीब तरह से ग्लो कर रहा था और उस पर कोई अजीब सा लिक्विड भी लगा हुआ था, जिसको देखकर वो स्माइल करती है। वो अब वेस की कार देखती है जिसमें काफी सामान भरा हुआ था और वो उससे कहती है कि वो अपनी बैक सीट खाली कर ले, जिससे उसे अपनी कार में रहने में आसानी होगी। अब वहां से वो चली जाती है और वेस अपनी कार में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो एक टेडी को देखता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा ने उसको दिया था। वो उस टेडी को खोलता है और उसे ब्रेंडा की याद आने लगती है जो कि अब उसके साथ नहीं है और वो उससे परेशान होकर उस टेडी को वापस रख देता है। साथ ही साथ हम उसकी कार के अंदर रखे हुए सामान को भी देखते हैं जो कि ब्रेंडा का ही था और एक रेड बॉक्स भी वहां पर रखा हुआ था जिसका सिग्निफिकेंस हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब वेस ड्रिंक करने लगता है और ड्रिंक करते हुए वो ब्रेंडा का सामान एक एक करके जला देता है और उस रेड बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर कुछ सामान और कुछ फोटोग्राफ्स रखी हुई थी जिनको वो एक एक करके जलाने लगता है। अब उनमें से एक ब्रेंडा की फोटो होती है जो कि वो नहीं जलाता और अपने पास रख लेता है। अब वो बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाता है और हैंगओवर से वहीं बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है जिसके ऊपर हम एक अजीब सी लाइट को आता हुआ देख पाते हैं जो कि वेस के ऊपर आ जाती है, जिसे वो भी नहीं समझ पाता कि ये क्या है। और पास में उसे ब्रेंडा उस रेड बॉक्स के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। खैर अगली सुबह उसको होश आता है और वो ये सोचता है कि रात को जो लाइट और ब्रेंडा के विजन्स उसको आए थे वो खाली एक सपना था और वो ये देखता है कि उसकी पैंट जली हुई है जो कि गलती से शायद उसने ही नशे में जला दी होगी। अब वो वॉशरूम जाता है और वॉमिट करने लगता है और उसकी साइड वाले स्टॉल से उसे आवाज आती है कि वो ठीक तो है ना, जिस पर वो बोलता है कि हाँ वो ठीक है। वो देखता है कि जिस साइड वाले स्टॉल से वो आदमी बात कर रहा था उस साइड की वॉल पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें एक आदमी था जिसका आधा हिस्सा किसी एलियन जैसा था और वहां पर एक होल भी बना हुआ था। खैर अब वो आदमी जो होता है वो वेस से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता है जहां पर उसको ऑलरेडी पता था कि वो नशे करता है, जिसके लिए वो ये पूछता है कि क्या वो नशे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वेस हाँ करता है। अब वो अपना चेहरा साफ करने स्टॉल से बाहर आता है तो वो आदमी उससे बोलता है कि उन लोगों ने इतनी बात कर ली है तो उनको आगे भी कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। वेस उससे बोलता है कि वो ऐसे ही किसी से बात नहीं करता और वो झांक कर देखने लगता है कि वो आदमी आखिर है कौन, लेकिन वो उससे ये बोलता है कि वेस स्टॉल से दूर रहे और देखने की कोशिश ना करे। वो आगे ये भी कहता है कि वो इस वॉशरूम में है क्योंकि वो खुद को यहीं पर कंफर्टेबल रख सकता है और कुछ चीजें हैं जो कि उसके कंट्रोल के बाहर हैं और ये बातें वेस को समझ में नहीं आती और वो उन पर ध्यान भी देना नहीं चाहता था। खैर अब वो वहां से जाने लगता है लेकिन ब्रेंडा की फोटो उसके पास नहीं थी जिसे वो वॉशरूम में सब जगह ढूंढने लगता है। अब वो आदमी उसको अपना नाम बताता है जो कि बड़ा ही अजीब सा था प्रोनाउंस करने में। वो बोलता है कि उसका नाम गैतानो थोवा है जो कि काफी अजीब था और वेस को भी ये काफी अजीब लगता है। वो कहता है कि ये तो काफी अजीब सा नाम है, जिस पर वो आदमी ये बताता है कि ये एक लोनली और ओल्ड गॉड का नाम है, जिस पर वेस ये कहता है कि उसके पेरेंट्स ने काफी अजीब नाम रखा है किसी गॉड पर, जिस पर वो आदमी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में गैत ये कहता है कि वो खुद ही एक गॉड है। वेस को ये बात किसी मजाक की तरह लगती है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि गैत एक गॉड है जो कि बाथरूम स्टॉल में रहता है, जिस पर वो ये कहता है कि उसको माइथोलॉजीज में डेमी गॉड भी कहा जाता है और टाइटन काफी एक्यूरेट वर्ड है। लेकिन वो सब ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो उसकी लिमिट को कभी भी नहीं समझ सकते और ना ही बता सकते कि वो असल में है कौन। वेस को ये सारी बातें काफी हल्की और अजीब लग रही थी और इसी बीच उसे ब्रेंडा की फोटो मिल जाती है जिसे लेकर वो उसे उठा लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर गैथ के स्टॉल के होल पर पड़ जाती है जिसमें से वो झांक कर
उसे देखने की कोशिश करता है और गैत उसे गुस्से में मना करता है कि वो उसको ना देखे। वेस नहीं मानता और वो स्टॉल के ऊपर से झांक कर देखने लगता है और अब गैत उसे गुस्से में रोकता है और बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, जिससे परेशान होकर वेस वहीं नीचे गिर जाता है। अब उसको होश आता है तो वो बाथरूम के बाहर पार्क में था और वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, ये समझकर कि अभी तक वो विजन्स देख रहा था। और कार में उसे ब्रेंडा बैठी हुई दिखाई देती है, जिसको वो देखकर काफी खुश होता है। ब्रेंडा उसे थोड़ी बहुत बात करती है और बोलती है कि उसे स्टॉल से नहीं झांकना चाहिए था और उसे मना किया गया था, और ये बात वेस को समझ नहीं आती। और अब ब्रेंडा भी अजीब तरह से स्क्रीम करने लगती है और उसकी आंखों से अजीब सी चीज बाहर आती है, जिससे कि वेस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब उसे सच में होश आता है और वो अभी भी वहीं बाथरूम में था और वो ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर रहा था। वो परेशान होकर गैत से ये बोलता है कि ये सब हो क्या रहा है, और गैत ने उसे बाहर बेहोश देखा होगा और उसे कोई ड्रग दे दिया होगा जिससे कि ये सब हुआ है। गैत ये बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वेस ने अभी ब्रेंडा को देखा जो कि गैत की मिजरी से बंधी हुई है, जिस वजह से उसने अभी उसको देखा होगा। वेस बोलता है कि गैत को कुछ भी नहीं पता, जिस पर वो ये कहता है कि उसे सब कुछ पता है। इवन इस बाथरूम में आने वाले एक एक पर्सन को वो जानता है बाय नेम, जिनके बारे में वो कुछ भी बता सकता है। वेस अब परेशान हो जाता है और वो गैत को एक पागल आदमी बोलता है, जिस पर वो ये कहता है कि टेक्निकली वो ना तो आदमी है ना ही औरत है। वेस बहुत ही ज्यादा परेशान था और वहां से जाने लगता है, लेकिन गेट लॉक्ड हो जाता है जिसको वो ओपन ही नहीं कर पाता और बोलता है कि गैत ने किसी डिवाइस से इसे लॉक किया होगा। वो अब विंडो के बाहर देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन बाहर उसे एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है जो कि किसी लेयर की तरह बाथरूम के चारों तरफ फैल जाती है। गैत ये कहता है कि ये एक प्रोटेक्शन लेयर है जिसे उसने बनाया है इस जगह को हाइड करने के लिए। वेस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गुस्सा करने लगता है, जिस पर गैत बोलता है कि ये रैंडम नहीं है और वो जानता था कि वेस यहाँ पर आएगा, सैड, मिजरेबल और रिग्रेट से परेशान फीलिंग से भरा हुआ, जो उसने कभी पहले महसूस भी नहीं की होंगी, और वो इनसे बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। वेस को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो परेशान भी बहुत हो गया था। वो डोर पीट पीट कर बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। मदद के लिए वो चिल्लाता है। वो कहता है कि वो अभी भी बेहोश है और ये कोई नाइटमेयर है, जिस पर गैत कहता है कि ये एक रियलिटी है। वेस बोलता है कि उसको कहीं और जाना चाहिए था, यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था, जिस पर गैत बोलता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और वेस का यहाँ पर आना उसका फेट था और इसलिए वो यहाँ पर आया है। वेस की नजर अब गैत के स्टॉल पर पड़ती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी कोई चीज थी जो कि ग्लो कर रही थी, जिससे डर कर वेस वहां से भागने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर से नाकाम हो जाता है। यानी कि वाकई में गैत यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड है। गैत बोलता है कि वेस यहाँ से भाग नहीं सकता और वो उसे देखने की भी कोशिश ना करे, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे देखने के बाद में वेस बहुत ही ज्यादा डर जाएगा और उसका दिमाग उसकी ट्रू फॉर्म को देख नहीं पाएगा और ये उसकी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस हो सकता है, जिस पर वो यही सोचेगा कि ऐसी चीज अर्थ पर आखिर है कैसे। अब वेस की नजर एक वेंट पर पड़ जाती है और वो वहां से भागने का प्लान करता है। वो गैत को अपनी बातों में उलझाता है और उस वेंट को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक रास्ता मिल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और वो उस रास्ते से बाहर जाने लगता है, लेकिन शॉकिंगली वो वापस उसी बाथरूम में आ जाता है जहाँ से वो निकला था। बेसिकली ये एक मेज की तरह बन गया था। गैत उससे ये बोलता है कि वेस कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उसकी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, जिस पर वो पूछता है कि उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए करना क्या होगा। तभी गैत ये कहता है कि उसको यूनिवर्स के लिए एक फेवर करना होगा, जिस पर वेस बोलता है कि वो फेवर है क्या, जबकि यूनिवर्स ने ही तो उसको इतनी सारी प्रॉब्लम दी हैं, जिस पर गैत बोलता है कि वेस की प्रॉब्लम्स के लिए यूनिवर्स नहीं बल्कि वेस खुद जिम्मेदार है, यानी कि उसके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से उसकी लाइफ हेल हुई है, जो कि क्या है वो हमको थोड़ी देर में पता चलेंगे। अब वेस बहुत ही ज्यादा परेशान था और उसे ब्रेंडा की याद आने लगती है, जो कि उससे पूछ रही थी कि वेस ने किया क्या है, और वो इमोशनल हो जाता है। अब वो अपनी मेमोरीज में ब्रेंडा को देखता है, जो कि उससे बोलती है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए और वो वापस चला जाए, और अब उसे गैत की आवाज अपनी मेमोरीज में सुनाई देने लगती है और वो वापस होश में आ जाता है, जिससे गैत बोलता है कि वेस कहीं भी नहीं छुप सकता, अपनी मेमोरीज तक में भी नहीं, जिससे कि हम साफ साफ ये समझ पाते हैं कि गैत मेमोरीज तक को भी एक्सेस कर सकता है। खैर अब वेस के कानों से खून आने लगता है और वो अपने आप को संभालता है और अब गैत उसे अपने बारे में बोलता है। वो कहता है कि एक वक्त पर एक ओशन के अंदर एक एम्प्टी वॉइड था, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग था जो कि एनर्जी से भरा हुआ था। उसके पास एक नई पावर आई अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को फिजिकल फॉर्म देने की, और उसने वैसा ही किया, लेकिन उस पावर ने उसको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स और थॉट्स उसके अनवांटेड चिल्ड्रन बन गए और वो उस खाली वॉइड को भरने लगे, जिससे गुस्सा होकर वो उनको डिस्ट्रॉय करने निकला। लेकिन इस लड़ाई में उनके सबसे बड़े बच्चे ने उसको ही बीच से चीर दिया, जिस वजह से उसके अंदर से निकलने वाले ब्लड से इनफाइनाइट नथिंग मतलब खाली दुनिया भरने लगी और प्लैनेट, स्टार्स और लाइफ का जन्म हुआ। वो ये सब देखकर परेशान हुआ कि उसका वॉइड
भर गया है और उसने अपने बच्चों से कहा कि वो उस घाव को भर दे, जिस पर उन बच्चों ने उससे वादा लिया कि वो कभी इस लाइफ को खत्म नहीं करेगा और उसने वादा भी कर दिया। अब ठीक होने के बाद उसे इस न्यू लाइफ ह्यूमैनिटी से नफरत हो गई और वो बढ़ती चली गई और उसने सीक्रेटली एक प्योर डिस्ट्रक्शन के लिए एक बीइंग को बनाया जो कि है गैथ, ताकि वो हर चीज को तबाह करके फिर से वॉइड को खाली कर दे। अब गैथ को बनाने के बाद में वो बहुत ही कमजोर हो गया और इसका फायदा उठाकर उसके बच्चों ने उसे एक इन्फिनिट ओशन के अंदर गहराई के अंदर कैद कर दिया, जहां पर वो अभी तक कैद था। लेकिन अब वो आजाद है और उन्होंने गैथ को ईथर में छुपा दिया है। ईथर का मतलब वो जगह जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी फिजिकल फॉर्म में। अब वो जो बीइंग है वो भी आजाद हो गई है और गैथ को ढूंढ रही है और गैथ भी अब धीरे धीरे फिजिकल फॉर्म ले रहा है और अपने फिजिकल फॉर्म में आने के बाद इस दुनिया को वो तबाह कर देगा, जो कि वो नहीं करना चाहता क्योंकि उसको इस दुनिया से कोई कनेक्शन फील होने लगा है। लेकिन वो खुद को फिजिकल फॉर्म में आने से नहीं रोक पा रहा है और उसके फादर के आने से उसकी पावर्स भी कम होती जा रही हैं और सिर्फ वैस ही है जो कि उसकी मदद कर सकता है और उसे फिजिकल फॉर्म में आने से रोक सकता है, साथ ही साथ इस दुनिया को बचा सकता है एक खास चीज देकर। अब तभी बाथरूम के बाहर एक आदमी गैरी आता है जो कि यहाँ का प्रॉपर्टी इंचार्ज था और वैस उसको आवाज लगाकर हेल्प मांगने लगता है। अब गैथ की जो पावर्स थी वो कम होती जा रही थी, इसलिए वैस की आवाज गैरी तक पहुंच जाती है और वो बाथरूम के बाहर आता है और वैस गैथ से डोर ओपन करने का बोलता है और गैथ डोर ओपन करके गैरी को अंदर लेकर डोर को वापस लॉक कर देता है। वैस यहाँ पर गैथ से ये बोलता है कि वो गैरी को रख ले और वैस को जाने दे, जिस पर वो ये कहता है कि ये काम गैरी का नहीं है बल्कि वैस को ही ये काम करना होगा और वो वैस को बाथरूम स्टॉल में छुपने का बोलता है और उसके छुपने के बाद वो गैरी के सामने आता है, जिसे देखकर गैरी बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसका जो रूप था वो बहुत ही भयानक था। अब ऑब्वियसली गैथ उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसको जान से मार देता है, वो भी बड़ी बेरहमी से, और उसके बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ गिरते हैं और खून सब जगह फैल जाता है। गैथ वापस अपने स्टॉल में छुप जाता है और वैस बाहर आकर ये नजारा देखकर बहुत ही परेशान था। वो ब्रेंडा को याद करता है कि किस तरह वो लोग पहली बार मिले थे और वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद किया करते थे। अब गैथ उससे हेल्प करने का बोलता है, जिस पर वैस एग्री हो जाता है और गैथ उससे बोलता है कि उसे अपने लीवर का आधा हिस्सा गैथ को देना होगा और ये किसी रिचुअल की तरह काम करेगा, जिसको करने के बाद में गैथ उसे आजाद कर देगा और वो खुद भी ईथर में चला जाएगा। वैस ऐसा करने से मना कर देता है कि वो खुद को हर्ट नहीं कर सकता और वैस उससे ये कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, जिस पर गैथ ये बोलता है कि वो सेल्फिश ना बने, जिस पर वैस ये कहता है कि पूरी दुनिया ही सेल्फिश है और बचपन में उसके फादर उसकी माँ को बहुत टॉर्चर किया करते थे और उनकी सब जगह इंसल्ट करते थे, जिससे परेशान होकर उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था और उसके फादर ने तब भी ये बोला कि वो एक सेल्फिश लेडी है। अब इसी बीच सब जगह हलचल होनी शुरू हो जाती है और वहाँ की वॉल्स टूटने लगती हैं और वो बीइंग उनके करीब आती जाती है क्योंकि उसने गैथ को ढूंढ लिया था। गैथ ये बोलता है कि उसको ये सब बातें नहीं सुननी है क्योंकि उन दोनों के पास वक्त बहुत कम है और वैस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ब्रेंडा के बारे में सोचने लगता है, जो कि उससे बोलती है कि वैस ने ऐसा क्यों किया और गैथ कहता है कि ब्रेंडा ने वैस पर भरोसा किया था, उससे प्यार किया था, लेकिन वैस ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। वैस गैथ के पास जाकर उस पर भी गुस्सा करता है, लेकिन अब उसकी ट्रू फॉर्म की झलक उसको दिखाई देती है जो कि किसी अजीब से क्रीचर जैसी थी और वो इससे बहुत डर जाता है। अब वो पागल सा हो जाता है और उस बीइंग की ओर देखता है और चिल्लाकर उससे बोलता है कि गैथ यहाँ पर छुपा हुआ है, जिस पर गैथ उससे बोलता है कि अगर सब कुछ खत्म होगा तो ब्रेंडा भी उसके साथ खत्म हो जाएगी और हमेशा के लिए मिट जाएगी, यानी कि यादों से भी। वैस को अब एक विजन आता है जिसमें वो ब्रेंडा का चेहरा भूल गया था और जो फोटो उसके पास में थी वहां से भी ब्रेंडा हट जाती है, मीन्स कि अब वैस ब्रेंडा को पहचान भी नहीं पाता, यानी कि उसको याद तो है कि ब्रेंडा कौन है लेकिन वो दिखती कैसी है वो भूल गया था। वो गैथ से बोलता है कि वो एक आखिरी बार ब्रेंडा को देखना चाहता है और गैथ उसकी मेमोरीज उसको वापस कर देता है और वो एक आखिरी बार ब्रेंडा के साथ बिताया हुआ वक्त देखता है और इमोशनल हो जाता है, जिस पर गैथ ये कहता है कि वैस के अंदर ढेर सारी फीलिंग्स भरी हुई हैं। अब वैस अपना लीवर देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पेट पर कट लगाने लगता है और हम उसका और ब्रेंडा का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहां पर ब्रेंडा के हाथ में वो रेड बॉक्स था जो कि वैस का ही था और उसके अंदर ढेर सारी लड़कियों की फोटोज थी जिनको वो टॉर्चर किया करता था। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर वो एक सीरियल किलर और मोलेस्टर था। अब हम एक सीन देखते हैं जिसके अंदर वैस के हाथ में एक नाइफ था और ब्रेंडा के पेट पर घाव, मीन्स वैस ने उसको जान से मार दिया था और इसलिए ही उसे उसके विजन्स आया करते थे, लेकिन शायद से यहाँ पर वो उससे प्यार करने लगा था। और यहाँ वो एक मोलेस्टर और सीरियल किलर इसलिए बना था क्योंकि उसके खुद के फादर बचपन में उसकी माँ को सताया करते थे, जबकि उसको अपोजिट बनना चाहिए था कि उसकी माँ के साथ में ऐसा हुआ, लेकिन स्टिल उसने गलत पाथ को चूज किया। अब उसे आगे विजन्स आते हैं कि ब्रेंडा और बाकी उसकी विक्टिम्स उसके आसपास हैं और उसके
एक घाव के साथ में खेल रही हैं। प्रेजेंट में अब वेस अपने लीवर में कट लगा देता है और गैथ उसके पेट में अपना एक टेंटिकल डालकर उसका हिस्सा ले लेता है, जो कि रिचुअल था। वेस अब बाथरूम स्टॉल से बाहर आता है और गैथ के ट्रू फॉर्म को देखता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा एलियन जैसा क्रीचर था। अब तभी सीन ब्लैंक हो जाता है, जिसके कुछ ही देर के बाद में वेस को होश आता है और हम ये देखते हैं कि वो जगह नॉर्मल हो गई थी और वेस वहां पर घायल पड़ा हुआ था। वो होश में आने के बाद में रेंगते हुए बाहर जाने लगता है और गैथ की उसको आवाज आती है कि अब सब ठीक हो चुका है और वो अपने इथेरियल फॉर्म में वापस चला गया है। वेस बोलता है कि वो एक हीरो है, जिस पर गैथ ये कहता है कि वेस हीरो नहीं है, क्योंकि हीरोज को याद रखा जाता है, लेकिन वेस को कोई भी याद नहीं रखने वाला और वो यही डिजर्व करता है। इवन गैथ भी हीरो होना डिजर्व नहीं करता और वो दोनों ही प्योर डिस्ट्रक्शन के बीइंग्स हैं और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में उनको नहीं रहना चाहिए, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेस ने ढेर सारी लड़कियों को मोलेस्ट करके उनको मार दिया था। जिससे वो प्यार करता था उसने उसको भी मार दिया। अब तभी गैथ उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है और वेस रेंगते हुए बाथरूम से बाहर आकर ग्राउंड पर आता है और तभी अपना दम तोड़ देता है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ग्लोरियस मूवी की कहानी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ थ्योरीज वगैरह के बारे में। तो पहली थ्योरी तो ये कहती है कि हमने जो कुछ देखा वो बिल्कुल सच था और गैथ वाकई में एक गॉड था, जिसके फादर उसे दुनिया खत्म करने के लिए यूज करने वाले थे। लेकिन जो गैथ था उसको ह्यूमैनिटी से अटैचमेंट हो गई थी और उसको लगा कि ह्यूमैनिटी एक चांस डिजर्व करती है। उसने वेस की हेल्प से सब कुछ ठीक कर दिया और डिस्ट्रक्शन को रोक दिया। लेकिन सेकंड थ्योरी ये है कि गैथ असली था ही नहीं और वो वेस के अंदर की गिल्ट वाली फीलिंग थी, क्योंकि वेस यहाँ पर एक बुरा इंसान था जो कि लड़कियों को यूज करके जान से मार दिया करता था और ब्रेंडा के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको चाहने लगा था और यहाँ पर जो गैथ है उसका भी हाल सेम था, वो भी इस धरती को कहीं ना कहीं चाहने लगा था। तो हो सकता है कि ये उसके अंदर का एक गिल्ट होगा। यहाँ पर हो सकता है कि उसे ब्रेंडा को मारने का गिल्ट था जो कि उसके अंदर आ गया था, जिसने गैथ का रूप ले लिया और वो उसकी एक मेंटल स्टेट को दर्शाता है, जिसके अकॉर्डिंग ही वेस को अपने किए की सजा मिली और वो शराबी बन गया था और शायद से उसको किसी ने मार दिया होगा या फिर उसने सुसाइड कर लिया। और यहाँ पर ये थ्योरी इसलिए फिट बैठती है क्योंकि गैथ बना था एक एनर्जी बीइंग से, जिसे हम इंसान के अंदर का कोई हिस्सा लाइक मन या फिर सोल समझ सकते हैं, जिसने फीलिंग्स को जन्म दिया। एंड वी ऑल नो कि फीलिंग्स कैसे बनती हैं, शुरू होती हैं और उन फीलिंग्स से मिलकर गिल्ट जैसी फीलिंग भी बन जाती है या फिर एक काइंड ऑफ रिग्रेट हो जाता है। यहाँ पर वो काफी दुखी था और फिर गुस्से में उसने कोई गलत कदम भी उठा लिया होगा। यहाँ पर ये सारी चीजें मेटाफर भी हो सकती है, क्योंकि जो उसका फादर यानी कि वेस का फादर था और बात करें गैथ के फादर की तो उनकी सिमिलैरिटी काफी है और इसलिए ही गैथ ने एंड में ये कहा था कि वेस और वो दोनों एक ही जैसे हैं और वो दोनों ही डिस्ट्रक्शन के बीइंग्स हैं जो कि इस दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करते। और हो सकता है कि ये सारी चीजें उसके अंदर की थी। स्टार्टिंग वाली लेडी जो थी और गैरी, ये सारी चीजें जो थी ना, ये उसके अंदर की फीलिंग्स को दर्शाते हैं या फिर उसके डिफरेंट फैसलों को, क्योंकि लास्ट में हमको गैरी की लाश या फिर कार दोनों ही नहीं दिखी थी। और एक आखिरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि वो वाकई में मर गया होगा, जिसके बाद में वो एक हेल जैसी जगह पर चला गया जहां पर उसका फेट डिसाइड होगा और उसको सजा मिलेगी। मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ना वो मेटाफर हैं और ये एक सोशल मैसेज को दर्शाता है और इस टाइप की जो हॉरर मूवीज हैं वो काफी चल रही हैं आजकल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और थ्योरीज पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए